शनिवार दिनांक 10 सितंबर 1932 की रात महार बालवीर संस्था की ओर से परेल, मुंबई के दामोदर हॉल में सभा का आयोजन किया गया। उस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उस भाषण का सारांश यहाँ दे रहे हैं। दामोदर हॉल लोगों से खचाखच भरा था। कई लोगों को अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया था, इसलिए वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे संवाददाता को आने में थोड़ी देर होने के कारण बड़ी मुश्किल से वह अंदर घुस पाया। तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हो रही थी। बाबा साहेब बोलने के लिए जब उठ खड़े हुए, उस वक्त वही आवाज, ध्वनि, शोर बाबा साहेब के मुख से शब्द निकलते ही एकदम बंद हो गया। निश्चल होकर सभा बाबा साहेब का भाषण सुनने लगी। शुरुआत में मंडल के बहुविध कार्य के बारे में संतोष व्यक्त करने के बाद उनके शिक्षा विषयक कार्य की बाबा साहेब ने प्रशंसा की। मंडल की ओर से प्रस्तुत किए गए हिसाब के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडल की ओर से मेरे स्वागत में पुष्पहार की खरीदारी पर जो रुपया खर्च किया गया है, उसे किसी और उपयुक्त काम में लगाया जा सकता था। मंडल की आर्थिक स्थिति की ओर देखते हुए खर्चे का यह बोझ कुछ अधिक था, ऐसा लगता है। यह बोझ मंडल पर ना पड़े और कार्य विस्तार के लिए उन्हें मदद मिले, इसके लिए उन्होंने इस अवसर पर मंडल को 25 रुपयों की छो मदद की घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि आज अस्पृश्य समाज के सामने बेहद जरूरी अगर कोई काम है तो वह है शिक्षा के प्रसार का काम। समाज के हर व्यक्ति को तथा हर संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी युवा पीढ़ी के कदम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा उसी दिशा में अपने काम की ओर नज़र रखनी चाहिए। हमने खुद भी यही काम शुरू किया है और उस हिसाब से काम जारी रखा है। इसका प्रमाण है फिलहाल चल रहे 3 बोर्डिंग। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ठाणे का बोर्डिंग, कर्नाटक के शिशुओं के लिए धारवाड़ का बोर्डिंग और गुजरात के बच्चों के लिए अहमदाबाद का बोर्डिंग। इन तीनों जगहों पर आज की तारीख में करीब 100 बच्चों की व्यवस्था की गई है। आगे बाबा साहेब ने वहां इकट्ठा हुए लोगों को ठीक से समझ आए इसलिए आज की स्थिति का एक शब्द चित्र बनाया। उन्होंने कहा कि इस देश की उच्च नीचता द्विमूल होने के लिए जाति व्यवस्था तो कारण है ही, लेकिन उसे स्थायित्व मिला तो जाति के गुणों के कारण। कुछ जातियों की वरिष्ठता अन्य जातियों में पाए गए शिक्षा के अभाव के कारण कायम रही। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां, मामलतदारी अथवा पुलिस अधिकारी जैसे लोगों के ऊपर रौबदाब रखने वाली नौकरियां या फिर लोगों पर सत्ता का प्रयोग करने वाली नौकरियों के क्षेत्रों में अस्पृश्य समाज को प्रवेश की अनुमति नहीं। इससे प्रत्यक्ष व्यवहार में इस समाज की उपेक्षा तो हो ही जाती है, लेकिन इस समाज की ओर देखने का अन्य समाज का दृष्टिकोण भी अलग ही होता है। इस तंग संकुचित दृष्टि को बदलकर अपने समाज के बारे में अन्य लोगों के मन में जो असमानता की भावना है, उसे अगर नष्ट करना हो तो उसका सटीक उपाय है इन बड़ी बड़ी नौकरियों को पाना। आज डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे एक युवक का उदाहरण इस मामले में दिया जा सकता है। वे जिन जिन जिलों में जाते हैं वहां के अस्पृश्य समाज को अपने सिर पर कृपाछत्र होने का एहसास तो होता ही है, साथ ही बाकी समाज द्वारा अस्पृश्यों के साथ है मानने की मानसिकता भी कम हो जाती है। ऐसे अनेक अधिकारी होंगे तो आज की यह स्थिति पलटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी जिसका उदाहरण दिया उस व्यक्ति ने यदि उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो क्या उसे यह स्थिति नसीब होती? घोर मेहनत कर अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो क्या उन्हें आज का यह दिन देखने मिलता? इसीलिए कहता हूं कि एक व्यक्ति के नाते नाम कमाना और साथ में अपने समाज का नाम भी ऊंचा करना केवल शिक्षा से ही संभव हो सकता है। आज कानूनन हमने सरकारी नौकरियों में अपना अनुपात तय करवा लिया तो भी उन्हें पाने के लिए सही शिक्षा प्राप्त कर अपने में काबिलियत योग्यता पैदा किए बगैर हमारी अधिकार प्राप्ति की मांगें अपना असर खो बैठेंगी। इसमें दुर्बलता के कारण अपनी ही चीज़ हम पा नहीं सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन हो या कोई और जगह हो, हर बार अस्पृश्य समाज के लिए विधिमंडल में आरक्षित जगहों की मांग करते हुए मुझे हमेशा इस बड़े सवाल ने परेशान किया है। लेकिन अस्पृश्यों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और दिनों दिन उनमें बढ़ती जा रही शिक्षा पाने की लालसा पर मुझे पूरा भरोसा था। पिछले जमाने के साथ तुलना करने से आज अस्पृश्य समाज को उपलब्ध ज्ञानार्जन के साधन तथा स्थितियों में आए फर्क के कारण उत्साह बढ़ता है। इतना कहकर इस अवसर पर उन्होंने अपने जीवन में घटित एक मनोरंजक लेकिन बोधप्रद अनुभव कथन किया। उन्होंने बताया कि वे जब अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई आए थे तब के हालात का उन्होंने वर्णन किया। मुंबई की मलिन बस्ती में अपना 8 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई वाला कमरा, उसमें रहने वाले 8-10 जिंदा लोग, कमरे के एक तरफ मोरी, उसके पास ही चूल्हा, कोने में और सिर पर के माले पर रखी लकड़ियां, हर तरफ धुआं ही धुआं और उसी में इतने लोगों का अपने अपने काम निपटाना, छात्रों की संगत का अभाव। ऐसे कठिन हालात में पाठ्यक्रम पूरा करके अलग अलग परीक्षाएं कैसे देनी पड़ी, इसका बाबा साहेब ने मनोहारी वर्णन किया। आज के छात्रों के लिए अलग अलग तरह की छात्रवृत्तियां, रहने के लिए बोर्डिंग और पठन पाठन करने वाले छात्रों का सहवास मिलने के कारण उनके लिए पढ़ाई बेहद आसान हो गई है। इसीलिए कहता हूं कि इस मौके का फायदा उठाकर अपना और अपने समाज का कल्याण करना हर युवा का कर्तव्य है। आखिर में उन्होंने छात्रों को उपदेश दिया कि छात्रावस्था में अपने सामने केवल विद्याध्ययन का ही उद्देश्य रखना चाहिए। छात्रावस्था फिर से प्राप्त नहीं होने वाली। इस अवधि में घनघोर कोशिशें करके ज्ञान प्राप्त करें। समाज सेवा के लिए आगे चलकर जीवन में बहुत समय मिलेगा।
छात्रावस्था में ही व्याख्यान देकर समाज का जो भी हित करने की कोशिश की जाती हो, वह पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद समाज की सेवा करने की तुलना में कमतर, निकृष्ट होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल शिक्षा की प्राप्ति ही अपने जीवन का उद्देश्य रखने का उपदेश उन्होंने बच्चों को दिया। बाद में उन्होंने मंडल की तरफ से उन्हें जो मौका दिया गया उसके लिए उन्होंने मंडल के प्रति आभार व्यक्त किया। मंडल के काम में सुयश की कामना करते हुए उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। उनके बाद रा.डी.वी. प्रधान का भाषण हुआ। मंडल के कार्यकर्ताओं के उत्साह के बारे में आनंद व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह अखबार लोक शिक्षा का काम करते हैं। अस्पृश्य जनता के लिए निकलने वाला जनता पत्र अस्पृश्य समाज का मुखपत्र है और इसीलिए सभी अस्पृश्य लोगों को मनोभाव के साथ उसका पठन करना चाहिए। यह कहकर उन्होंने बताया कि जनता पत्र का प्रसार यानी लोक शिक्षा का प्रसार है। इसके लिए जनता के खरीदारों की संख्या बढ़ना कितना आवश्यक है, यह बताया। फिर मंडल के सचिव ने बाबा साहेब का और अन्य आमंत्रित मेहमानों का और वहां एकत्रित अन्य सभी लोगों के प्रति मंडल की ओर से आभार व्यक्त कर बालिकाओं के सुस्वर गायन के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पहार अर्पण किया गया। उसके बाद सभा बर्खास्त हुई।